Yes, very good morning, students. I'll repeat the same message which I have put on the group. Most of you have read it. You continue to solve the questions of vectors till 45 minutes, 8:45. If you're a medical student and you have completely solved the medical booklet 100 questions, 102 questions, then you can try engineering questions. If you are engineering student and you have already tried all 70 plus engineering booklet questions, then you can try medical booklet questions. Okay. So we have a lot of number of questions. Total dono mila ke almost 200 questions. 180 plus something questions. So just utilize this time for practicing. We will have half time for discussion afterwards. But right now you are trying to solve it in rough as much as possible. कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन लगेगा। किसी क्वेश्चन को 3 मिनट 4 मिनट सॉल्विंग को लग सकता है, शायद टफ क्वेश्चन 5 मिनट भी लग जाए। जस्ट कंटिन्यू योर सॉल्विंग टिल 8:45। Don't expect any screen or anything to be displayed till 8:45. It's exclusively your solving time.
चलो स्टूडेंट्स, आ जाओ स्क्रीन पे अभी। ओके, 26 हो गए, बहुत अच्छे। कल से कुछ कुछ लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कल शाम से लेके अभी तक। आज स्क्रीन पे स्टूडेंट्स पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट जो ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है। हैव अ लुक एट द स्क्रीन। फिर से ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने बच्चों, अभी जो डाउट पूछा गया है ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, 4 8 12 वाला ट्रायंगल बना था, मैंने आपको बताया था। मैक्स मिनिमम वैल्यू जिस दिन किया था उस दिन की बात है ये। तो आप समझ रहे हो 3 और 5 है, तो 3 और 5 का रिजल्टेंट मैक्सिमम 8 का बन सकता है, मिनिमम 2 का। तो 8 और 2 के बीच में की कोई भी वैल्यू रिजल्टेंट बन सकती है और उसके उल्टा उसको कैंसिल भी कर सकता है। इफ यू वांट एग्जैक्टली ये कैसा हो सकता है, ये 3 न्यूटन 1 2 3 3 वाला, और ऐसा एक 5 वाला, 1 2 3 4 5 वाला, और 3 और 5 वाला, और एक 6 का उसके साथ, ऐसा ट्रायंगल एक दूसरे को जीरो बना सकता है। देखो 3 5 और ये 6 ऐसे जीरो बना सकता है। सो जरा ऑब्ट्यूस एंगल क्यों निकाला आपने? ये देखो बच्चों, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता पाइथागोरस से? रूट ऑफ 34 होता, राइट? रूट ऑफ 34 ही कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, है ना? 5 पॉइंट समथिंग आया। तो अगर 90 डिग्री एंगल लेता था मैं, तो 6 वाला जो होता था वो 6 नहीं आता था, 5.8 आता था हाइपोटेनस। लेकिन हमें 6 चाहिए, तो उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, इसलिए 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा एंगल निकाला मैंने। तो इस तरीके का ट्रायंगल बन सकता है 3 5 6 का, एंड दे मे बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ देखो डायग्राम में आपको परफेक्टली 3 और 5 का रिजल्टेंट को 6 वाला कैंसिल कर रहा है उसको एग्जैक्ट अपोजिट करके। सो इट इज पॉसिबल। ठीक है, चलो ये डाउट हो गया। वैसे ये एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी खासी कल, राइट? अगली एक्सरसाइज पे भी आ गए थे। अगली एक्सरसाइज सुपर क्लास है, ब्रेन टीजर नाम ही है उसका। उसमें के डाउट्स पे आते हैं वापस से आज। यहाँ तक करीब करीब आए थे। क्या इस पेज पे किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ये इस पेज पे 16 17 18 19 20 25 17 था ना? 17 कल डिस्कस करना बाकी रह गया था क्या अपना? यस, 17 डिस्कस करना बाकी रह गया था। कुछ लोगों को ये डाउट था। आ जाओ स्टूडेंट्स, देखो इस पे। Two vectors as inclined to each other angle theta, which of the following is a unit vector perpendicular to P and Q? तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होता है, राइट? आप सबको P क्रॉस Q का फॉर्मूला याद है। P क्रॉस Q का फॉर्मूला होता है PQ साइन थीटा इंटू एन कैप। तो भाई ये लोग क्या चाह रहे हैं? यूनिट वेक्टर ही चाह रहे हैं। यूनिट वेक्टर चाह रहे हैं मतलब उनको एन कैप ही चाहिए। परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू कौन से एन कैप ही चाहिए, तो एन कैप ही मांग रहे हैं हमको। तो ठीक है भाई, एन कैप का फॉर्मूला बना लो। एन कैप इज हियर व्हाट, पी बार क्रॉस क्यू बार डिवाइडेड बाय पी क्यू साइन थीटा। देखिए कौन से ऑप्शन में है क्या ऐसा, पी बार क्रॉस क्यू बार डिवाइडेड बाय पी क्यू साइन थीटा? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, पहला ऑप्शन में साइन थीटा नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन में तो कुछ कैप कैप दिख रहा है।
कैप कैप दिख रहा है, अच्छा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कैप कैप ला लेंगे हम भी। क्या हमें नहीं पता कि पी बार बाय पी ही पी कैप होता है? तो ये जो पी बार होगा स्टूडेंट्स और नीचे बाय पी है, इसी से पी कैप नहीं क्या बन जाएगा? एंड वी हैव क्यू बार ऊपर और नीचे क्यू है, मतलब खुद के मैग्नीट्यूड से वो भी डिवाइड हो सकता है, तो वो क्यू कैप बन जाएगा। बीच में जो साइन है वो तो रहेगा ही, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, उसमें नो चेंज। हाँ, बस नीचे के मैग्नीट्यूड चले गए और कैप बना दिया उन्होंने, और नीचे क्या बचा? साइन थीटा। तो विच ऑप्शन शुड बी द आंसर स्टूडेंट्स? यस, सेकेंड ऑप्शन विल बी द परफेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा घुमाया। हाँ, आप तो हम तो बोल चुके हैं कि क्वेश्चन में से आप थोड़ा घुमाना एक्सपेक्ट करेंगे, वो थोड़ा घुमाएंगे, वो एक अकेले फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कई बार आपको एक से ज्यादा फॉर्मूले मिक्स करके आपको सवाल सॉल्व करते आना चाहिए। तो हियर इट इज। अच्छा, इसको और भी बहुत तरीके से मैं लिख सकता था, यहाँ तो 4 ऑप्शन है, मैं तो 40 ऑप्शन बना के आपको दे दूं अलग अलग। देखो, जैसे कि एक ऐसे भी बना सकते थे, किसी ने सिर्फ पी कैप लिया, किसी ने सिर्फ पी कैप लिया और क्यू बार को वैसा का वैसा रखा, तो बाय क्यू साइन थीटा, ये भी जवाब सही होता। किसी ने पी बार वैसा का वैसा रखा और क्यू को कैप कर दिया क्यू से डिवाइड करके, तो नीचे पी साइन थीटा बचेगा। देखो, ये सब भी जवाब सही है, मैं बहुत सारे जवाब आपको लिख के दे रहा हूँ। बहुत सारे, वो सब वहीं पे खेल खेला है हमने, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला से खेल खेल रहे हैं हम। जहां पे पी बार पी से डिवाइड हो जाए तो कैप बन जाएगा, क्यू बार क्यू से डिवाइड हो जाएगा तो कैप बन जाएगा। नहीं कैप करना है तो बार का बार ऊपर रहने दो, नीचे मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड रहने दो, उस तरीके से। ठीक है, चलो 15 18 इन सवाल के बारे में पूछा जा रहा है। 15 में द वेक्टर प्रोडक्ट विथ अनदर इज जीरो, if the vector product with another is 0 then f2 bar may be, बेटा वेक्टर प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब साइन थीटा जीरो आ जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट जीरो मतलब जीरो बार होगा एक्चुअली यहाँ पे। ओके, द वेक्टर प्रोडक्ट अनदर वेक्टर इज जीरो बार, मतलब नल बार आपका वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए, तो आपका साइन थीटा जीरो बनना चाहिए, राइट? और साइन थीटा कब जीरो बनता है? वेक्टर प्रोडक्ट नल बार होगा तो साइन थीटा जीरो बनना चाहिए। साइन थीटा कब जीरो बनता है? जब थीटा होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, राइट? मतलब पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। अच्छा, अब F1 बार इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? तो कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले के डायरेक्शन के साथ सेम डायरेक्शन वाला ऑप्शन ढूंढिए या तो अपोजिट डायरेक्शन वाला ढूंढिए। मतलब हमें चाहिए एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ का वेक्टर या तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ का वेक्टर, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, ना पहला ऑप्शन है, ना तीसरा है, ना दूसरा है, चौथा ऑप्शन है। देखो स्टूडेंट्स, चौथा ऑप्शन है जो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्या आपको समझ आ रहा है? माइनस साइन की वजह से निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इट कैन बी द आंसर। परफेक्ट। चलो 18th का कौन सा ऑप्शन जानना चाह रहे हो स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मे नॉट बी, बड़ा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। क्यों? देखो, बड़ा नहीं हो सकता कभी मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं आप सब लोग। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन थीटा की 1 होती है। तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला आपको पता है, ए बी साइन थीटा। और आप सब लोग मान रहे हो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, मिनिमम वैल्यू -1 होती। तो -1 और 1 के बीच में साइन थीटा है, तो ये जो चीज की बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में रहेगी? साइन थीटा -1 और 1 के बीच में है। देयरफॉर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा ए बी हो सकता है स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा ए बी हो सकता है, और कम से कम माइनस ए बी हो सकता है। मिनिमम माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी और प्लस ए बी के बीच में ही रहेगा। ये बात समझ आई? क्योंकि साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा +1 बनेगा, साइन थीटा मिनिमम -1 बनेगा, तो उस हिसाब से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा ए बी बनेगा और कम से कम माइनस ए बी बनेगा। क्या नहीं बनेगा पूछा है,
तो ग्रेटर देन ए बी नहीं बन सकता। देखो ग्रेटर देन ए बी नहीं बन सकता, ए बी से कम है, वो कम या इक्वल है, तो ग्रेटर देन नहीं बन सकता, मे नॉट बी ग्रेटर देन। ठीक है, चलो। और इस पेज पे स्टूडेंट्स कुछ 30 नंबर के क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट आया? 19, 20, 21, 22, 23, 30। पीछे मत जाओ यार, इतना आगे कैसे बढ़ेंगे हम। अच्छा, डायगोनल का क्वेश्चन आया है इसलिए। चलो, ये क्वेश्चन उनको आया होगा जिसने बुकलेट पढ़ी कल। कल हमने 2 फॉर्मूले देखे, एक तीसरा आपके लिए रख दिया था यही सवाल पूछने के लिए, कि अगर डायगोनल्स दिए रहे स्टूडेंट्स, अगर आपको डायगोनल्स दिए रहे तो उससे फॉर्मूला क्या आता है? उसका फॉर्मूला ही अलग हो जाता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला ही अलग हो जाता है। दिस इज गिवन इन द बुकलेट, दिस इज गिवन इन द बुकलेट थियरी। थोड़े सॉल्व एग्जांपल अगर किसी ने देखे होंगे तो उसको ध्यान आया होगा। देखिए यहाँ पैरेललोग्राम दिखा रहा हूं मैं, आई एम शोइंग वन पैरेललोग्राम। ओके, आई एम शोइंग वन पैरेललोग्राम। साइड्स है ए बार बी बार, आजू बाजू की साइड्स है ए बार बी बार, और उसमें का एंगल है थीटा। तो कल हमने एक फॉर्मूला देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि बेस इनटू हाइट हुआ करता है, उसी का वेक्टर फॉर्म में आ गया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अच्छा ध्यान देना स्टूडेंट्स, डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स थोड़े बड़े होते हैं जनरली। एक डायगोनल तो सर्टेनली बहुत बड़ा होगा, और दूसरा एक और डायगोनल होता है। तो अगर डायगोनल्स को d1 बार d2 बार ऐसा डिनोट किया जाए, डायगोनल्स को d1 बार d2 बार से, मैं d1 बार फॉर एक डायगोनल, d2 बार फॉर दूसरा डायगोनल, तो यही फॉर्मूला बन जाता है d1 बार क्रॉस d2 बार का हाफ, मैग्नीट्यूड का हाफ, एरिया ऑफ पैरेलल। तो डायगोनल्स के टर्म्स में क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो हाफ आ जाता है, डायरेक्ट साइड्स लोगे तो हाफ नहीं आता है पैरेललोग्राम में, ट्राइंगल में आता है, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आता है साइड्स के हिसाब से। लेकिन अगर डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हाफ आता है। ठीक है, ये बिना प्रूफ एक्सेप्टेड है। इसका प्रूफ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स के इसमें पढ़ेंगे, अभी भी मैं दे सकता हूँ, 3-4 मिनट प्रूफ को लगेंगे, बट जरूरत नहीं है हमें, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना है और अप्लाई कर देना। यस, तो हाफ ऑफ डायगोनल्स का, इसमें मैंने ए बार बी बार के बदले जानबूझ के अलग नोटेशन लिया d1 d2, ताकि आपको याद रहे डायगोनल, डायगोनल जब रहेगा तो हाफ आता है, d1 बार क्रॉस d2 बार करेंगे तो हाफ करना है उसका। चलो ठीक है, गुड ट्राई स्टूडेंट्स। आगे बताओ, अगले पेज पे आओ। 30 तक एनी डाउट्स, एनीथिंग एल्स ऑन दिस पेज? 20 से 30 के बीच में जो लोग पहुंचे होंगे वही शायद पूछ पाएंगे। 29, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस? एक्स वाई जेड के हिसाब से 3 कंपोनेंट्स में आप उसको रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे द वर्ड रेक्टेंगुलर मींस परपेंडिकुलर। तो स्पेस की बात, मतलब 3D की बात कर रहे हैं बच्चों, 3D की बात कर रहे हैं, मतलब इट इज नॉट जस्ट एक्स वाई एक्सिस, इट इज एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस है यहाँ पे, एक्स वाई जेड और तीनों एक्सिस है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस? तो इट इज समथिंग लाइक, आपके पास ऐसा होता है ना, से 3i कैप है, -4j कैप है, +6k कैप है। ओके, तो ये जो पार्ट है उसका अलोंग एक्स एक्सिस है, ये जो पार्ट है अलोंग वाई है, और ये जो पार्ट है अलोंग जेड। तो 3 ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पॉसिबल है स्पेस में, देयर विल बी। वैसे ये एग्जैक्टली टॉपिक वापस आएगा। ओके, कंपोनेंट्स वाला पार्ट मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट पढ़ाया नहीं है, वो एक टॉपिक रखा है मैंने आखिरी के लिए, लास्ट हफ्ते के लिए लास्ट टॉपिक रखा हुआ है वो। ठीक है, तो लेकिन जिनको समझ गया इतने समझाने पे तो अच्छी बात, बस करेंगे बाद में। 28 में क्या दम है क्या कुछ? प्लेन है ना, प्लेन में तो 2 ही होता है, आई और जे, तो फिनिश बात, वही सवाल है। स्पेस में 3 वेक्टर्स आएंगे, एक प्लेन में 2 ही परपेंडिकुलर आ सकते, एक प्लेन में 3 लोग एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं आ सकते, 2 ही लोग आएंगे, तो उसमें 2 आ जाएगा। चलो अगले पेज पे स्टूडेंट्स, 30 के बाद 30 से 40, 34।
यस यस, C1 C2 C3 आपको इंजीनियरिंग वालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अभी, वो उसके क्वेश्चन है। ये 34 रिपीट है बेटा, ये मत पूछो, 34 वी हैव डन इन द क्लास। PQ नाम से किया था। कल्पेश को यही प्रॉब्लम होता है। कल्पेश तुझे AB से नफरत है, PQ प्यारे लगते हैं, ऐसा हो गया है। P के बदले A कर दो तो तू सवाल नहीं सॉल्व कर पाता। यही सवाल PQ में किया है हमने क्लास में लास्ट हफ्ते में। चलो आगे पूछो स्टूडेंट्स। 36 37 38 39 40, एनी डाउट्स? कौन लोग पहुंच पाए यहाँ तक और डाउट्स आए हैं वो लोग बताइए। मुझे पता है 60s में बहुत सारे डाउट्स है, 50-60 के आसपास ज़्यादा डाउट्स है। 40 के आसपास कोई और डाउट है किसी को? 40 के आसपास तो कोई और डाउट है? नहीं, 42 नहीं पूछना है, ये कंपोनेंट वाला सवाल अभी नहीं आएगा आपको। ओके, तो 42 का टेंशन नहीं लेना है। जहाँ जहाँ कंपोनेंट ऐसा प्रोजेक्शन ऐसे वर्ड है अभी नहीं जमा, कोई टेंशन नहीं लेना है उतना। आर्या इज आस्किंग 42nd क्वेश्चन। 40, हाँ वही वही कंपोनेंट वाला है, तो अभी नहीं लेना है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला आएगा, बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। सो लीव दैट क्वेश्चन, अभी वो आना एक्सपेक्टेड नहीं है आपको। यस, आगे बच्चों 45 50 के आसपास एनी डाउट्स? सो 38 में भी मैग्नीट्यूड लेकर करना है क्या? 38 क्या है भाई? 38 क्या है? 38 क्या है? हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड लेके ही आता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कल फॉर्मूला जो दिखाता है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेके हाफ करना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, वही करना पड़ता है। यस, करेक्ट। आगे बताओ, 50 के आसपास कोई डाउट स्टूडेंट्स? अरे कल किसी ने, किसने, चैतन्य ने शायद, नहीं किसी और ने, किसने मुझे भेजा, ये सवाल भेजा था इंजीनियरिंग बुकलेट में भी, ये सवाल था C5 करके, आई थिंक यही सवाल था, आई बिलीव वैल्यूज भी यही थी C5 करके। यार इजी इजी क्वेश्चन को कभी डर जाते हो आप लोग। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था? यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 करना है यार, बिंदास रहने का, सीधा 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, है ना, और C का स्क्वायर, इसका रूट 1 आना चाहिए, और क्या स्टूडेंट्स कर लेंगे इतना सॉल्व तो स्क्वायर करके आप, है ना, डरना नहीं ज्यादा। सवाल देख के डर जाता है कि अरे यूनिट ऐसा कैसा है, तीसरा I J K क्या क्या, है ना। सिंपल बात है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक सिंपल होता है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, फिनिश बात, और कुछ नहीं होता यूनिट का मतलब। यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, यस। चलो, बाकी हमने किया था, देखो 54 किया हुआ टाइप का लग रहा है, ओमेगा बार क्रॉस आर बार करना है, ये किए हुए टाइप के है। अब आ रहा है थोड़ा टफ पेज, यहाँ से आगे 57 58, ये लास्ट पेज थोड़ा टफ है। ये लास्ट पेज थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है। 64, ये भी इंजीनियरिंग बुकलेट में भी है मेरे ख्याल से। यू विल फाइंड इट, कोई ना कोई एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है कि नहीं है स्टूडेंट्स? है ना। गिवन A plus B plus C bar 0 है, out of these three vectors two are equal and magnitude of third is root 2 times. वाओ, यही चीज आपको बता दे रही कि ये पाइथागोरस जैसा कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चलो मतलब अगर ट्रायंगल बनाने जाएंगे तो आइसोस्केलस तो बन जाएगा कम से कम। ठीक है, टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर। थर्ड मतलब यहाँ आप नाम ABC है तो थर्ड आप C को ही पकड़ेंगे, राइट। तो C बार का मैग्नीट्यूड की बात करें, थर्ड वेक्टर यहाँ C बार पकड़ोगे आप, और टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब A बार B बार इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो A और B की वैल्यू इक्वल है, A और B इक्वल है। और C बार का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ C बार इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ईदर ऑफ द बाकी टू। अच्छा, रूट 2 टाइम्स कब आता है स्टूडेंट्स?
दो इक्वल है और उसका रूट टू टाइम्स आ रहा है, तो क्या आपको याद आ रहा है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में रूट टू टाइम्स आता है? क्या आपको ये चीज याद आ रही है? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में रूट टू टाइम्स आया करता है। बस फिनिश बात। ये हो गया आपका ए बार, ये हो गया आपका बी बार, 90 डिग्री पे रहेंगे। और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। फिर कैसा अलग कलर में निकाल रहा हूं मैं, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट है आपका सी बार। ओके, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ब्लू कलर के दोनों लेंथ इक्वल इक्वल दिखाऊंगा मैं, इक्वल इक्वल लेंथ है, मतलब ए और बी इक्वल है, और तीसरा जो होगा वो रूट टू टाइम्स होगा। अब ध्यान से मुझे डायग्राम में से बताइए कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए बार और बी बार क्या होगा? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्या होगा, देखिए। अच्छा, एक मिनट। हाँ, 90, यस परफेक्ट, बहुत अच्छा। मैं पूछने वाला था कि मेरे डायग्राम में क्या गलती है, एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी बता दी। चैतन्य हैज परफेक्टली सेड, एरो मैंने गलत दिखाया। सोचो क्यों गलत दिखाया मैंने एरो? कैसे गलत, क्या गलत हुआ? कैसे गलत हुआ? मैंने जो एरो दिखाया वो ए और बी के रिजल्टेंट का हुआ, लेकिन डायग्राम में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल जीरो है उनकी बच्चों, टोटल जीरो है, टोटल जीरो है। इसका मतलब ये एरो ऐसा नहीं है, ये एरो उल्टे डायरेक्शन में। ओके, यहाँ ए बी सी मिला जुला के 0 बार बनने चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो बी बार एंड सी बार के बीच में का एंगल क्या होगा? एरोस ध्यान से देखना, एरोस ध्यान से देखना, बी बार और सी बार के बीच में का एंगल क्या होगा? देखो बी का, देखो टेल टू टेल इमेजिन करो, फिर टेल टू टेल इमेजिन करो। जब कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लिखना है, तो टेल टू टेल इमेजिन करो। ऐसे बी को ऐसे खड़ा कर दिया, सी को ऐसे, टेल टू टेल ज्वाइन कर, तो क्या एंगल है स्टूडेंट्स ये? एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? ऑब्ट्यूस एंगल है। इसका मतलब एंगल इज 135, 135। वैसे ही एंगल बिटवीन सी बार एंड ए बार कितना है? एंगल बिटवीन सी बार एंड ए बार कितना है ये भी देख लीजिए। ये सी बार को भी यहाँ ऐसे टेल टू टेल इमेजिन कीजिए, तो ये एंगल दिखेगा आपको, राइट? दिस इज अगेन ऑब्ट्यूस, सो 135 डिग्रीज। ओके, 90, 135, 135, ऐसा ऑप्शन जहां दिखेगा वो करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आई बात समझ में बच्चों? इजी क्वेश्चन को अलजेब्रा से करेंगे तो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा, 5 मिनट लग जाएंगे करीब। हो सकता है, करके बता सकता हूँ मैं आपको, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। जहां एक सिंगल डायग्राम से पूरा सवाल सॉल्व हो गया, तो क्यों इक्वेशंस बनाते बैठेंगे? एक डायग्राम निकाल के पूरा सवाल सॉल्व हो गया। चलो, एंगल निकालते वक्त टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। ये सवाल तो ऐसा बोलते हैं ना, रामायण होने के बाद पूछ रहे कि सीता राम के लिए कौन है, हु इज, हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम। ये रामायण होने के बाद पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछा कि वेक्टर का एंगल क्या होता है। हाँ, तो हो गई। यस। चलो, a vector of length L is turned to angle theta about its tail. What is change in the position vector of its head? What is change in position vector? हाँ, ये सवाल आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। सवाल का मीनिंग ही समझने में थोड़ा सा टाइम लग जा सकता है। 66 का सवाल समझिए। कुछ कुछ लोगों को गोल्डन पॉइंट्स वाले पॉइंट्स याद आ रहे होंगे, cos थीटा बाय टू sin थीटा बाय टू ऑप्शंस देख के, तो बात बिल्कुल सही है, उसी से संबंध है। लेकिन सवाल ध्यान से समझिए, वेक्टर ऑफ लेंथ एल, वेक्टर ऑफ, जस्ट गिव वी विल रिफ्रेश दिस, just a second, we'll refresh this. Yeah.
वेक्टर ऑफ लेंथ एल इज टर्न टू एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल। देखो एल लेंथ का वेक्टर है बोल दिया इन्होंने, वेक्टर की लेंथ एल है, इट इज टर्न्ड थ्रू थीटा अबाउट इट्स टेल, मतलब टेल को ऐसे पकड़ के रखो, इसकी पूंछ पकड़ के रखो और इसको घुमा दो, टर्निंग करने का बोला। तो यहां से पकड़ के पूरे वेक्टर को घुमाएंगे थ्रू सम एंगल थीटा, तो ये कुछ अलग जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। लेंथ इसकी नहीं बदलेगी, लेंथ नहीं बदलेगी, लेकिन घुमा दिया उसको तो पोजीशन बदल जाएगी। अब पूछ रहे हैं what is the change in a position vector of its head। हेड, हेड कहाँ पे है भाई? हेड तो ये था पहले, पहले ये हेड था, अब ये हेड है, तो हेड का पोजीशन कितना से चेंज हुआ, मतलब आपको ये डिस्टेंस पूछा है, ये पूछा है, दिस एक्स एक्स डिस्टेंस आपको पूछा है, आ रही बात समझ में? ये एक्स आपको पूछा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एल। ठीक है, यहां तक समझा? अच्छा ठीक। अब क्या मैं आपको गोल्डन पॉइंट्स याद दिला के आपको और एक बार यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, नाम अपने जाने पहचाने दे देता हूँ, पी बार क्यू बार या तो ए बार बी बार ऐसे नाम दे दो। मान लो मैं तो पी बार क्यू बार ही दूंगा, तो मैं पहले वेक्टर को पी बार बोल रहा हूँ और ये दूसरे वेक्टर को क्यू बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अपना ये वेक्टर है स्टूडेंट्स, रेड कलर का आर बार वेक्टर, कैन समबडी टेल ये क्या दोनों वेक्टर की एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? क्या ये दोनों वेक्टर की एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? ये रेड कलर वाला वेक्टर एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? फंस गए, फंस गए, फंस गए, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है, घाई करके फंस गए आप लोग। ऐड करते तो कौन सा डायगोनल आता? पैरेललोग्राम ध्यान से देखिए, ऐड करते तो कौन सा डायगोनल आता था? वो अलग वाला डायगोनल आता था जो जो टेल से ज्वाइन करता है दूसरे को, राइट? ये सब्ट्रैक्शन का आंसर है। सो कैसे, समझ तो नहीं आया ये कौन सी सब्ट्रैक्शन है? ध्यान से देखना, अगर मैं ये डायग्राम रिपीट निकालू इस तरीके से, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। ये डायग्राम ऐसे निकालू, इस बार क्यू का एरो उल्टा कर दूं मैं, क्यू का एरो उल्टा कर दिया तो वो माइनस क्यू बार वेक्टर हो जाएगा, और ये पी बार है। अब इनको ऐड करके मुझे ट्रायंगल लॉ से ये वेक्टर मिल सकता है, ये वेक्टर मिल सकता है, उसका एरो हेड हो जाएगा इस तरह, हेड इसका इस तरफ हो जाएगा, ठीक? इस तरफ हो जाएगा। या अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको हेड तो उसकी तरफ चाहिए, फाइनल की तरफ चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे हेड उसकी तरफ चाहिए तो मुझे क्यू को जैसा लिया है मैंने वैसे ही सीधा रखना पड़ेगा, क्यू को जैसा है वैसा ही सीधा रखना पड़ेगा, पी को उल्टा कर देना पड़ेगा, पी को उल्टा, वेरी गुड। अबोली को समझ में आया, पी को उल्टा कर देना पड़ेगा, माइनस पी बार। अब देखो, अब एरोज मैच कर रहे हैं बराबर। हम्म, तो इसका मतलब ये जो आपका आर बार है, ये जो आपका आर बार है, ये आर बार ये किनको ऐड करके मिला? माइनस पी बार प्लस क्यू बार, है ना? इसको ही मैं लिख सकता हूँ क्यू बार माइनस पी बार, इसको ही मैं लिख सकता हूँ क्यू बार माइनस पी बार। अब गोल्डन पॉइंट्स याद करो कि अगर P और Q इक्वल होते थे तो मॉड ऑफ P बार प्लस Q बार हुआ करता था 2P cos थीटा बाय 2, लेकिन मॉड ऑफ P बार माइनस Q बार हो या तो उल्टा करके मॉड ऑफ Q बार माइनस P बार हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के उल्टे ही रहेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, वो आएगा 2P sin थीटा बाय 2। यहाँ पे P के बदले L लेंथ है क्वेश्चन में, तो आंसर शुड बी सेकेंड ऑप्शन। वॉज इन पैरेललोग्राम डायगोनल वॉज माइनस आर बार, ये ऐसा पाठ नहीं कर सकते दड़वी आप, इसका इसका रट्टा नहीं मार सकते कि आर बार है कि माइनस, हर क्वेश्चन में अलग आएगा, क्योंकि दो डायगोनल्स है और दोनों डायगोनल्स के अलग अलग एरोज रह सकते हैं। क्वेश्चन में आप जो भी जैसे एरो बदल दोगे तो वैसे आपका बदल जाएगा।
अब मैं पी का एरो चेंज कर सकता हूँ, मैं क्यू बार के एरो चेंज कर सकता हूँ, मैं आर बार के एरोस चेंज कर सकता हूँ। हर बार आपको एरो की तरफ ध्यान देखना है और फिर समझना है कि ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कहाँ लगा के आ रहा है। पी बार में क्यू बार ऐड करके आ रहा है कि पी बार में से माइनस क्यू बार ऐड करके आ रहा है कि क्यू बार में माइनस पी बार। ये हर बार आपको एरो देख के, सवाल के एरो देख के समझना पड़ेगा। कौन सा डायगोनल है और कौन से एरोज है वो देख के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बेसिक ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए, बेसिक पैरेललोग्राम लॉ पता होना चाहिए। सवाल में एरोस देख के समझना है आपको। चलो आ जाओ, इंजीनियरिंग बुकलेट के कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं वापस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 एएलपी के ऊपर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन 1। यू मीन दिस 9th क्वेश्चन जिसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, वो आंसर है? तो कहाँ पे? पार्ट 3 तो यही है ना भाई। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, अच्छा सॉरी एक्सरसाइज 3 है। ओके ओके फाइन फाइन। एक्सरसाइज 3 थी, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 का फर्स्ट। ठीक है, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। Vector A bar points northeast direction and magnitude is 3 kg meter per second. It is multiplied by scalar lambda such that lambda is equal to -4 second. Find the direction and magnitude of the new vector quantity. Does it represent the same quantity or not? Yes. जो जो पहली बार भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो ये अटेम्प्ट करने तक नहीं पहुंच पाए थे, वो भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करो। देखो, ए बार के का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 3 kg मीटर पर सेकेंड। 3 kg मीटर पर सेकेंड मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स? कोई बताएगा मुझे क्या डिनोट कर रहा है ये? व्हाट क्वांटिटी इज इट डिनोटिंग? केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट से समझिए, विच क्वांटिटी इट इज डिनोटिंग? फिजिक्स में कौन सी चीज होती है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड में? ये बात परफेक्ट। सो इट इज डिनोटिंग मोमेंटम, राइट? मास इनटू स्पीड जैसा डायमेंशन यूनिट दिख रहा है, तो मोमेंटम इट इज डिनोटिंग। ठीक है, तो वेक्टर ए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सब लोग समझते हैं, अपन ऐसे एरोज जनरली निकालते हैं जियोग्राफी के हिसाब से। राइट डायरेक्शन को अपन ईस्ट बोलते हैं और अप डायरेक्शन जो प्लेन में होती है उसको नॉर्थ दिखा देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट उनके बीच में ऐसा हो जाएगा, राइट? तो कैन आई शो हियर ए बार लाइक दिस? दिस इज वेक्टर ए बार, दिस इज वेक्टर ए बार, वेयर ए की वैल्यू इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब करना है उसको मल्टीप्लाई। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। मल्टीप्लाइड बाय स्केलर लैम्बडा। ओके, तो लैम्बडा की वैल्यू है -4 सेकेंड। देखो, सो इट इज टाइम स्टूडेंट्स, राइट? सेकेंड में क्या होता है? टाइम होता है। तो आप मोमेंटम को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मोमेंटम को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट? आंसर का यूनिट कोई बताएगा मुझे? यूनिट कैसे चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई करने? केजी मीटर पर सेकेंड वाली चीज को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। पर सेकेंड और इनटू सेकेंड कैंसिल होके आंसर शुड बी इन केजी मीटर। अच्छा, कोई मुझे मैग्नीट्यूड बताएगा आंसर का कितना आएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा आंसर का कितना आएगा? -12 नहीं स्टूडेंट्स, 12 आएगा। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आएगा आपका 12 kg मीटर। 12 kg मीटर। माइनस साइन की वजह से क्या होगा? माइनस साइन की वजह से एरो की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी बस। तो आपका अगर मैं रेड कलर में फाइनल आंसर निकालू
तो लैम्बडा वहां था, ए बार आपका उस डायरेक्शन में था, तो आपका लैम्बडा टाइम्स ए बार इस डायरेक्शन में रहेगा, विच इज नॉर्थ ईस्ट के बदले उल्टी डायरेक्शन। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। समझ रहे हो? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? लैम्बडा इंटू ए मैग्नीट्यूड जो है इसका मॉड जो है, लैम्बडा ए बार का मॉड हो गया 12 केजी मीटर। ठीक है, 4 गुना लेंथ हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यही रूल हुआ करता था, जितना से मल्टीप्लाई, और यूनिट इस बार अलग दिया था, दो क्वांटिटी अलग दी थी तो यूनिट अलग थे, सो नाउ इट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो 3 सवाल है, एक सवाल में तीनों के जवाब दे दिए हमने। डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन का जवाब है साउथ वेस्ट, मैग्नीट्यूड है 12 केजी मीटर, एंड डज इट रिप्रेजेंट द सेम और नॉट? तो आंसर इज नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट सेम, इट इज नाउ अ डिफरेंट क्वांटिटी। जो आंसर है वो ना मोमेंटम है ना टाइम है, इट इज मोमेंटम इनटू टाइम, और यू कैन से मास इनटू लेंथ, सो इट्स अ डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, चलो थर्ड वन, थर्ड सवाल भी इसका पूछा जा रहा है। इफ two vectors are in opposite directions, two vectors, सर बट आंसर इज 9। कौन बोला आंसर इज 9? इसका आंसर 9? कहाँ का आंसर पढ़ रहे हो भाई? रियली पीछे 9 आंसर दिया है इसका? मुझे भी एक बार कंफर्म करने दीजिए, मेरे आंखों से चेक करने दीजिए एक बार। अगर 9 आंसर दिया है तो गलत दिया है। सेक्शन 2, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। कहाँ पे चले गए? नहीं नहीं, ये एक्सरसाइज 1 का ही चल रहा है ना। हाँ, नीचे एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, नो इट डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। इन्होंने आंसर ही पूरा दिया नहीं है, और ये 9 क्या दिया है, कुछ तो भी टाइप मिस्टेक है वहाँ पे। बिल्कुल वो वहाँ पे उनको माफ करके आगे बढ़ जाओ। नो डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी, ये सही है ना। उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया है ना, यूनिट दिया है ना, डायरेक्शन दी है। वो डॉट 9 क्या है वो तो मैं नहीं जानता, वहां पे वो गलत है, क्रॉस कर दो वहां पे। मैग्नीट्यूड लिखोगे आप 12 केजी मीटर, डायरेक्शन लिखोगे साउथ वेस्ट। ये सब चीजें यहाँ पे चाहिए कंप्लीट जवाब। ठीक है, चलो थर्ड सवाल पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, सेम एक्सरसाइज। Two vectors acting in opposite directions have resultant this. If they act at right angles, then the resultant is this. Then calculate the magnitude. ये सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं क्या है बच्चों, सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। देखो, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या हुआ करता है हमको पता है, डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड, मिनिमम वैल्यू आती है अपोजिट में, दैट वी हैव सीन। तो मैं मान लू पी बार क्यू बार में से पी बड़ा है मान लो, तो अपोजिट में बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आएगा 10 यूनिट्स। लेकिन जब राइट एंगल्स को एक्ट होते हैं, राइट एंगल में क्या आता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आंसर है 50, ये आंसर है 50। दिस इज लाइक सॉल्विंग इक्वेशंस। क्या बन रहा है वो आप देखो, लीनियर बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, जो भी बन रहा है, इक्वेशंस तो इक्वेशंस होते हैं, सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका होल स्क्वायर करके 2500 आ रहा है। आई थिंक यहाँ क्वाड्रेटिक बन रहा है। देखो, क्यू की वैल्यू बेटा पुट कर देना यहाँ पे। क्यू की वैल्यू आप पहले इक्वेशन से पुट कर सकते हो कि नहीं पुट कर सकते हो? क्यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ पहले इक्वेशन से p-10। क्यू को लिख सकता हूँ p-10, तो p का स्क्वायर प्लस p-10 का स्क्वायर इस 2500। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके मेथड है।
अगर किसी को क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है तो थोड़ा सा अगर आप गेस वर्क भी करते हैं यहाँ पे तो आंसर इज सो इजी. गेस वर्क इन द सेंस टोला मारना नहीं बोलते इसको एग्जैक्टली. दिस इज लाइक योर एक्सपीरियंस वर्क्स. क्या आपको ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल पता है जिसका 50 हाइपोटेनस आता है और साइड का डिफरेंस 10 है? ये मैं स्कूल के भी स्टूडेंट को पूछ लूं तो वो सीधा बता देगा सर 30 40 50 वाला क्वेश्चन है. 30 और 40 3 4 5 जैसा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वैसे 30 40 50 होता. और 30 और 40 का डिफरेंस 10 नहीं है क्या? 30 और 40 का डिफरेंस इज इक्वल टू 10 है. राइट. सो दिस यू कुड इजीली डू द गेस वर्क. अगर किसी को ये नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे इक्वेशन उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. ये इक्वेशन सॉल्व करके आप कर लोगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 2p² माइनस 20p प्लस 100 और उसमें से चला गया तो माइनस 2400 हो जाएगा इक्वल टू 0. p² माइनस 10p माइनस 1200 इक्वल टू 0. फैक्टर निकाल दो. p माइनस 40 इंटू p प्लस 30 इक्वल टू 0. तो p एक तो आएगा 40 या तो माइनस 30. बट p कभी निगेटिव नहीं हो सकता मैग्नेट, तो माइनस 30 रिजेक्ट कर दोगे तो आपका p का आंसर 40 आ गया और q का आंसर 30 आ गया इस पर से. तो बड़ा वाला 40 आ गया, छोटा वाला 30 आ गया. आई बात समझ में? सवाल पूछने वाला कौन था? ये दोनों तीनों सवाल पूछने वाला कौन स्टूडेंट था? इज इट क्लियर? प्रथमेश. चलो ठीक. एएलपी तक सब लोग पहुंच नहीं पाए होंगे और एएलपी जनरली इतने जल्दी लेते नहीं है अपन बिकॉज सब लोग उस तक नहीं पहुंच पाते. लेकिन किसी की बहुत इच्छा है तो एएलपी का एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ एंड वी विल एंड विद इट. कौन किया है एएलपी का कौन सा सवाल? एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे किस चीज पे? चैट के ऊपर. चैट के ऊपर का सवाल देख लीजिए. बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे ले लेते हैं उसको. टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड A make an angle theta with each other magnitude and direction of the resultant are. फिर से गोल्डन पॉइंट्स. गोल्डन पॉइंट्स वाला चीज पे ये क्वेश्चन बना हुआ है. और अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस बारे में कमेंट की थी स्टूडेंट्स कि जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो p बार प्लस q बार का मैग्नीट्यूड क्या आता है? p बार प्लस q बार का मैग्नीट्यूड आता है 2p cos थीटा. ठीक है. सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आता है p बार माइनस q बार. सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आता है 2p साइन थीटा बाय 2. लेकिन एडिशन का आता है cos थीटा बाय 2. तो आपको cos थीटा बाय 2 वाला ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे क्योंकि रिजल्टेंट दिया हुआ है. सब्ट्रैक्शन नहीं पूछा हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है. ठीक है. नाउ कहाँ पे है ऑप्शन 2 है cos थीटा बाय 2? पहला ही ऑप्शन है. ठीक है. पहला ही ऑप्शन है. सो दैट इज कॉस्ट थीटा. और अलोंग बाइसेक्टर होगा बच्चों. अलोंग बाइसेक्टर होगा ये बात भी उसी गोल्डन पॉइंट में ही की दी गई है आपको. अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल रहे तो फिर जो आपका ये बनता है वो दोनों अल्फा बीटा इक्वल बनेंगे. है ना. मतलब आपका पूरा एंगल थीटा था तो ये भी थीटा बाय 2 बन जाएगा, ये भी थीटा बाय 2 बन जाएगा. ठीक है. तो दैट विल बी आंसर. फाइन. न्यू सेशन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टुडे. वेलकम. एक एएलपी का क्वेश्चन ले लेते हैं ना पहले. उनकी वो तो इच्छा पूरी कर लेते हैं एएलपी क्वेश्चन लेने की. चलो अर्पित बता, तेरे चॉइस का क्वेश्चन लेंगे एएलपी का. बोलो, ट्राई किया है तूने? जिसने ट्राई किया है वो पूछने का उनका हक बनता है. जिसने एएलपी ट्राई किया हुआ है एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, उनका हक बनता है पूछने का. एक सेशन और लेना है. इंजीनियरिंग का एक्स्ट्रा सेशन स्टूडेंट्स मैं कल ले सकता हूँ, आज पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. 3:30 बजे अवेलेबिलिटी.
tomorrow I am available in the noon, so tomorrow extra is possible for me. तब तक आप ALP भी अच्छे से जहां तक नहीं आए थे वो भी आप ट्राई करके रख लो. अभी मैं एक आधा क्वेश्चन ले रहा हूँ. दिस इज ALP राइट? दिस इज ALP ना? एक मिनट, चलो फर्स्ट ही ले लो. ऐसा मतलब आपकी कोई थर्ड बोल रहा है. हु इज सेइंग थर्ड क्वेश्चन? सार्थ इज सेइंग थर्ड क्वेश्चन. चलो मुझे देखने दो कौन सा इजीली बन पाएगा अभी. क्विकली use the vector method to find the resultant force. हाँ, दोनों आसान है. पहला भी आसान है स्टूडेंट्स, तीसरा भी आसान है. सब लोग देख सकते हैं. ये ALP है बोलने को, लेकिन ये नीट वालों को भी समझ आएगा सवाल. देखना, नीट वालों को भी ये सवाल समझ में आ जाएंगे. 1, 3, 4 सभी सवाल मुझे कुछ ऐसे डेंजर नहीं लग रहे. नन ऑफ देम इज लाइक अ रियल डेंजर क्वेश्चन, है ना. एकदम टफ ऐसा कुछ नहीं है इसमें अभी इतना. ठीक है, हेडिंग से डरना नहीं कि एडवांस लेवल है तो बहुत टफ ही होना चाहिए करके, ऐसा जरूरी नहीं होता. देखो, स्क्वायर अलोंग है स्टूडेंट, स्क्वायर के अलोंग एक्ट कर रहे हैं. स्क्वायर के अलोंग एक्ट कर रहे हैं इन द साइक्लिक ऑर्डर. ध्यान देना, एक स्क्वायर में निकाल लू ऐसा मस्त अच्छा सा स्क्वायर निकाल लू. उस पे अलोंग, उसके चार साइड्स के अलोंग, जैसे कि साइड्स का नाम है ए, पॉइंट्स का नाम है ABCD, वर्टेसेस का नाम है ABCD. उनके अलोंग वेक्टर इस तरीके से, एक वेक्टर है एक साइड के अलोंग मान लो P बार वेक्टर है, तो दूसरे साइड के अलोंग बड़ा वेक्टर है 2P बार. ठीक है, तीसरे साइड के अलोंग और थोड़ा बड़ा वेक्टर है 3P बार. और बच्चों चौथे साइड के अलोंग और एक बड़ा वेक्टर है, और बड़ा वेक्टर है, दैट इज 4P. एक्चुअली 4P बार नहीं बोलना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है ना, ओनली मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए मैंने. डायरेक्शन तो बदल रही है तो बार बार नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ 1P मैग्नीट्यूड, 2P मैग्नीट्यूड, 3P मैग्नीट्यूड एंड 4P मैग्नीट्यूड. ये इन चारों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स है. ओके, रिजल्टेंट फोर्स. अच्छा, फोर्सेस है तो नाम ऐसे दे दो स्टूडेंट में, फोर्स F1 बार, F2 बार, F3 बार और F4 बार, ऐसे नाम दे देता हूँ. ओके, और हमारा हमेशा के जैसा राइट साइड में एक्स एक्सिस ले लू मैं और ऊपर में वाई एक्सिस ले लू. तो एक्स एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग का जे कैप लिया करते हैं. तो F1 बार क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट फोर्स, P मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन आई कैप है. सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड 2P है, डायरेक्शन जे कैप है. थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड 3P है, डायरेक्शन माइनस आई कैप है. चौथे का मैग्नीट्यूड 4P है, डायरेक्शन माइनस जे कैप है. ये बात समझ रही क्या? ये बात समझ रही क्या? जो मैंने लिखा आई जे के टर्म्स में लिख दिया, ये बात समझ आ गई. तो आपका आधा सवाल इस स्टेप पे हो गया. अब रही बात रिजल्टेंट की. तो रिजल्टेंट मतलब क्या रहता है? चारों फोर्स वेक्टर्स को सीधा सीधा ऐड कर दो. F1 बार, F2 बार, F3 बार, F4 बार को ऐड करो. जब ऐड करेंगे तो आई की टर्म एक साथ लोगे. आई की टर्म एक साथ लोगे तो फर्स्ट और थर्ड फोर्स मिला जुला के आपको दे रहे हैं -2P आई कैप. -2P आई कैप दे रहे हैं. और दूसरा और चौथा फोर्स मिला के आपको दे रहे हैं -2P जे कैप. -2P जे कैप. ओके, मतलब आपका फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड में 2P मैग्नीट्यूड और डाउन साइड में माइनस जे कैप, मतलब डाउन साइड माइनस आई कैप लेफ्ट साइड, माइनस जे कैप डाउन साइड 2P. इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट आप पाइथागोरस से करेंगे तो 2√2P आएगा. राइट, 2√2P आएगा. ये आ गया आपका आंसर. ये जो रेड कलर में डॉटेड वेक्टर है आपका, ये आपका आंसर है, विच इज 2√2P मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको दिख रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन. अपने हिसाब से साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई. ओके, अपने हिसाब से साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई है. इज इट क्लियर बच्चों? यस, सब वेक्टर्स को बस आई जे में कर दिया कि राइट साइड आई कैप, ऊपर की साइड जे कैप, तो सिंपल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जैसा लिख दिया सब वेक्टर्स को और ऐड कर दिया कि आई जे के टर्म्स में ऐड करना आसान होता है. ठीक है, चलो चलो स्टूडेंट्स, यू कैन स्टार्ट एग्जिटिंग. किसी को नहीं समझा है वो लोग रुकेंगे और मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा उनके लिए. बाकी लोग वी मीट टुमारो सेम टाइम.
Same time meaning 8 o'clock actually. Yeah. Welcome students. Do the same type students. आज का होमवर्क यही है और सॉल्विंग करना है आपको. ठीक है. You have 180 questions around total. So I am expecting everybody to solve much more again today. Welcome students. Bye. चलो, किसको कौन सी स्टेप रिपीट चाहिए मुझे बताएंगे. सर डायग्राम नहीं समझी कि वो F1 बार नहीं समझा कि क्या नहीं समझा, किसी को कोई रिपीट चाहिए वो लोग बताएंगे. हाँ रफ में ही सॉल्व करना है, बोला था ना मैंने चैट पे, बोला आपको रफ में ही सॉल्व करेंगे, इनफ है. या 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कौन फेयर थोड़ी करता है. नो नीड. आपको एग्जाम में आंसर निकालना है, आपको कोई मेथड बतानी नहीं है वहाँ पे. वो आपको कोई वहाँ पे नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला कि मैंने आपने सिस्टमेटिकली लिखा है करके. ठीक है ना. तो आपने टाइम अपना बचाना है, ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं कम टाइम में. अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था, जैसे ये क्वेश्चन आपको टफ लगा रहे सर, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया था, मैंने ट्राई किया था, तो फिर इस क्वेश्चन को आपने फेयर में लिख लेना अच्छे से कहीं पे. एक तो बुकलेट में ही उसके बाजू में जगह है, आपके पास हार्ड कॉपी उसके पास लिख ले सकते हैं, मेरे लिए मेरी तरफ से वो भी परमिशन है, आपकी जगह भी बचेगी. और नहीं तो किसी नोटबुक में लिख ले सकते हैं. जो नहीं समझ आया था उनको लिखना आपके लिए यूजफुल रहेगा बाद में रिवाइज करने के लिए. लेकिन हर क्वेश्चन लिखते बैठना मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. अरे चैतन्य के कल के क्वेश्चन, ठीक है, चैतन्य के कल के क्वेश्चन बेटा 17 18 19 20 कुछ वो थे ना, वो तूने हाँ गया. चलो एक ही दिन की खुशी सर, आज उसको वापस आगे जाने देंगे. आज मैंने एक क्लास आधा ही घंटा लिया, पौन घंटा ही लिया. ये सुबह वाली 9 बजे स्टार्ट किया मैंने आज. मुझे आगे बढ़ने को नहीं बोला गया है सिलेबस, तो 1 घंटा सॉल्विंग कराया बस, अभी डिस्कशन लिया आधा घंटा पौन घंटा. नहीं नहीं, बच्चों को सॉल्विंग कराया बैठ के, क्लास नहीं लिया 8 से 9 मैंने. ये पेज था बेटा चैतन्य, दिस वाज द पेज. ठीक है. इसमें के 15वें क्वेश्चन को मैं क्लास में सबके साथ ले लूंगा. 2 सवाल की मैं तुझे बात करता हूँ, 16 और 17. 16 और 17 क्योंकि हमने पहले किए हुए हैं, तुझे वापस उसकी याद दिलाता हूँ मैं. जब हमने हेक्सागोन पेंटागन वाले क्वेश्चन किए थे उस दिन की याद कर बेटा. मैंने बोला था कि जब सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और सबके एंगल्स भी इक्वल होंगे तो वो सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर 0 देंगे. याद आ रहा है. जब उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तो रेगुलर हेक्सागन रेगुलर पेंटागन ये सब बन रहा था, तो रिजल्टेंट 0 आता है, ये भी याद है. चलो, तो इसकी वजह से ये आंसर 0 हो गया, इसमें कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं. 17वां क्वेश्चन तूने पूछा था, ये ऐसा ही एक क्वेश्चन ग्रीन कलर से एक स्टूडेंट ने इसका इमेज भेजा था, 2 दिन पहले की बात है. ठीक है, तो आपको डायग्राम अच्छे से बनानी है. डाउनवर्ड मतलब ऐसा है, ईस्ट मतलब आपको फिर ऐसा बनाना पड़ेगा. देखो ये ईस्ट बनाना, ये वेस्ट बनाना, ये नॉर्थ बनाना, ये साउथ बनाना, ये डाउन बनाना और ये अप बनाना. ऐसे 3D टाइप डायग्राम तुझे बनानी पड़ेगी. अब ए बार तेरा डाउनवर्ड्स है और बी बार ईस्टवर्ड है. ठीक है. अब तुझे राइट हैंड रूल लगाना है. ए बार की तरफ फिंगर्स कर, डाउन की तरफ फिंगर्स कर और उसको ईस्ट की तरफ टर्न कर. तेरा तेरा थंब कहाँ पे आ रहे, थंब कहाँ पे आ रहे, कौन लोग है साथ दे रहे इसका, बताओ थंब कहाँ पे आ रहे. मेरा तो थंब साउथ में आया. यस, वेरी गुड. तो आपका जो थंब है इस बार साउथ में आएगा, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो साउथ डायरेक्शन में आएगा, अलोंग द साउथ डायरेक्शन. ठीक है. और लास्टली 18 में भी बेटा राइट हैंड ही कोऑर्डिनेट से यूज करने.
18 में भी राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड रूल ही यूज करना है। आप एक्स से वाई की तरफ फिंगर लाओगे तो जेड आता है क्या, ये चेक करना है। सीधा सीधा मेरे को मेरे पहली डायग्राम में आ रहा है, राइट हैंडेड सिस्टम मतलब राइट हैंड से आना चाहिए। पहली डायग्राम में एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स करते हैं तो जेड की तरफ आ रहा है। दूसरी भी डायग्राम में एक्स से वाई की तरफ करते हैं तो थंब जेड की तरफ आ रहा है। तीसरे डायग्राम में एक्स से वाई करेंगे तो भी आ रहा है। चौथे डायग्राम में भी आ रहा है। पांचवे डायग्राम में नहीं आ रहा है। पांचवे डायग्राम में उल्टा हो रहा है। पांचवे डायग्राम में एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो जेड की डायरेक्शन नहीं आ रहा है, उल्टे डायरेक्शन में थंब आ रहा है। और छठे में सही आ रहा है, तो सिर्फ पांचवे में अलग आ रहा है। ये मैं मेरे सामने अभी करके देख रहा हूं तो आ रहा है। तुझे भी वो फिंगर्स टर्न करना आना चाहिए। अगर अभी भी फिंगर्स टर्न करके देखना नहीं आया है तो जिस दिन तुम ऑफलाइन क्लास आओगे उस दिन मेरे को ये बुकलेट लेके आना, मैं सामने करके दिखाऊंगा तुझे। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, बाय। अगली क्लास आपकी चालू होगी, वी नीड टू स्टॉप यू। गुड डे।